चलो चालू करते हैं हम इक्विलिब्रियम। देखो, जो हमें इक्विलिब्रियम पढ़ना है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने में डिवाइड करेंगे? दो पार्ट में। सबसे जो पहला पार्ट है उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको? द फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। और जो हमारा सेकेंड पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? आयोनिक इक्विलिब्रियम। दो तरह के इक्विलिब्रियम को हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इक्विलिब्रियम के चैप्टर में अंदर आने से पहले हमें कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में बात करना पड़ता है। किसके बारे में? टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में हम बात करते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब जो रिएक्शन होते हैं इसको हम क्लासिफाई करते हैं टू पार्ट्स में। सबसे पहला जो हम बोलेंगे वो रहेगा इरिवर्सिबल रिएक्शन। पहला रहेगा आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा आपका रहेगा रिवर्सिबल रिएक्शन। सेकंड क्या रहेगा आपका? रिवर्सिबल रिएक्शन। चलिए, अब हमने बोला कि हमने इक्विलिब्रियम को दो पार्ट में डिवाइड किया, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। अभी हम जो स्टार्ट जा रहे हैं करने वो रहेगा हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम। जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या रहेगा? इट विल बी केमिकल इक्विलिब्रियम। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अगर हम टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो हमने बोला कि हम रिएक्शन को दो पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं, इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल। दोनों का मीनिंग क्या है देखिए। इरिवर्सिबल का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आपने अगर कोई एक रिएक्शन ले लिया, A प्लस बी इज गोइंग टू गिव C प्लस डी। तो आपको पता है कि जो ये A प्लस बी है इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। लेकिन जो हमारा C प्लस डी है इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो कि जब हम A से AB जब C और D बन रहा है तो हमारा केवल एक ही डायरेक्शन में एरो है। ठीक है, लेकिन अगर हम रिवर्सिबल की बात करें तो यहाँ क्या देखेंगे हम कि अगर हम A प्लस बी लेते हैं तो इसका एक एरो फॉरवर्ड है और एक एरो बैकवर्ड है और C प्लस डी। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि यहाँ भी A प्लस बी जो है ये आपका रिएक्टेंट ही है और यहाँ पर जो C प्लस डी है ये आपका प्रोडक्ट है। लेकिन पहला वाला में क्या देख रहे हो कि एरो जा रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ओनली इन वन डायरेक्शन। इस रिएक्शन में आप देख रहे हो कि एरो इज मूविंग ओनली इन वन डायरेक्शन, वेयर एज इन दिस रिएक्शन आप देख रहे हो कि एरो आपका फॉरवर्ड भी जा रहा है एंड बैकवर्ड भी आ रहा है। इसीलिए जिस रिएक्शन का डायरेक्शन सिंगल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन। और जिस रिएक्शन का एरो इज इन आइदर डायरेक्शन वी से दिस एज रिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर है? मतलब कि इरिवर्सिबल के लिए हमारा एरो केवल एक डायरेक्शन में होगा, लेकिन रिवर्सिबल के लिए आपका डायरेक्शन एरो मल्टीपल डायरेक्शन में होगा। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो या आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बराबर है।
आया समझ में? चल, मतलब आपको बेसिक आइडिया मिल गया कि व्हाट इज रिवर्सिबल रिएक्शन एंड व्हाट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने ओरिजिन ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन origin of equilibrium। अगर हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ इक्विलिब्रियम, अब देखिए रिएक्शन कैसे होता है, कैसे नहीं होता है क्या नहीं है, पहले हम इसको थोड़ा बहुत समझते हैं। देखिए पहला हम पॉइंट बात कर रहे हैं कि इफ reaction is carried out in an open vessel, तो क्या होगा। अब मान लो अगर हमारा कोई एक रिएक्शन है कि हमने A प्लस बी लिया और ये बन गया C प्लस डी, तो अगर ये पूरा का पूरा रिएक्शन अगर ओपन कंटेनर में हो रहा है तो क्या होगा, जैसे जैसे आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनते जाएगा और अगर इसमें कोई भी गैसियस प्रोडक्ट बना तो वो तो बाहर निकल जाएगा, और जब बाहर निकलेगा तो बार बार रिएक्शन क्या होगा, प्रोडक्ट की तरफ मूव करेगा। तो अगर हमारा कंटेनर ओपन है तो हम इक्विलिब्रियम के बारे में बात नहीं कर सकते। हम जब भी इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, मतलब जो भी हमारा रिएक्शन है, इट शुड टेक प्लेस इन क्लोज कंटेनर, ताकि कोई भी प्रोडक्ट या रिएक्टेंट जो गैसियस फेज में है वो कंटेनर से बाहर ना चला जाए, वो कंटेनर से बाहर एस्केप ना करे। तो पहला हम क्या लिखें कंडीशन कि फॉर इक्विलिब्रियम reaction should be carried in क्लोज वेसल। किसमें? क्लोज वेसल। तभी जाके हम इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर सकते हैं। जब वेसल क्लोज है तो हम कैसे लिखेंगे रिएक्शन की A प्लस बी है, ये आपको C प्लस डी बनेगा और ये फिर बैक A प्लस बी में भी धीरे धीरे कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये वाला रिएक्शन क्या देख रहे हैं, जहाँ पर एरो दोनों डायरेक्शन में है तो इसे क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। और ऊपर वाला में क्या देख रहे हो, एरो सिंगल है तो क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल। मतलब एक और हम पॉइंट समझ गए कि अगर हमें रिएक्शन का इक्विलिब्रियम फॉर्म में लिखना है तो रिएक्शन शुड बी रिवर्सिबल। अगर हमें रिएक्शन को इक्विलिब्रियम फॉर्म में लिखना है तो हमें रिएक्शन लिखना पड़ेगा रिवर्सिबल फॉर्म में, इरिवर्सिबल फॉर्म इज नॉट एप्लीकेबल। अब हम एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिख के कुछ इसके टर्म्स के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक रिएक्शन लिख लिया A प्लस बी इक्विलिब्रियम इज गिविंग C प्लस डी। अब देखिए जो ऊपर का आप एरो देख रहे हो कि ये आगे शो कर रहा है तो इसे हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन। जो नीचे का एरो है ये पीछे जा रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है? तो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है इसी को हम बोलते हैं स्मॉल r सफिक्स f, RF।
और जो बैकवर्ड को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल आर सफिक्स बी। क्या बोलते हैं, स्मॉल आर सफिक्स बी। अब दोनों का क्या मीनिंग है वो समझना है। जो हमारा आर एफ है इसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। आर एफ को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और जो हमारा आर बी होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। आया समझ में। फॉरवर्ड मीन्स आगे जाएगा, बैकवर्ड मीन्स रिवर्स आएगा। आया समझ में। चलिए चलिए अब यही रिएक्शन को अब हम टाइम चेंज के बारे में थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक रिएक्शन ले लिया कि A प्लस बी ये अगर इक्विलिब्रियम में है, ये दे रहा है C प्लस डी। अगर जब हमारा टाइम t बराबर 0 है, मतलब हमारा रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उस समय मेरे पास केवल रिएक्टेंट रहेगा, प्रोडक्ट तो नहीं रहेगा। प्रोडक्ट हमारा कब बनेगा, जब हमारा रिएक्शन धीरे धीरे स्टार्ट हो जाए, हाँ कि ना। तो जब टाइम t बराबर 0 है तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा रिएक्टेंट है इट इज़ मैक्सिमम, इट इज़ मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि अभी तो हमारा रिएक्शन स्टार्ट भी तो नहीं हुआ है। और जो हमारा प्रोडक्ट है ये क्या हो जाएगा, 0। अब जब टाइम आप 0 से इसको t प्लस करोगे तो जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो हमारा रिएक्टेंट धीरे धीरे घटना शुरू होगा और प्रोडक्ट धीरे धीरे इंक्रीज करना शुरू होगा, हाँ कि ना। तो जब हमारा t बराबर शुरू होगा तो जो हमारा रिएक्टेंट है वो धीरे धीरे डिक्रीज करना शुरू करेगा और जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या करेगा, धीरे धीरे इंक्रीज करना शुरू करेगा। अरे हाँ कि ना। और फिर जब t हमारा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो क्या होगा, जितना हमारा अमाउंट रिएक्टेंट का होगा उतना ही हमारा अमाउंट प्रोडक्ट का होगा, दोनों के दोनों सेम रहेंगे। तो आप क्या देख रहे हो कि जब हमारा कोई भी रिएक्शन दिया है, जब टाइम t बराबर 0 दिया है उस समय रिएक्टेंट इज मैक्सिमम, प्रोडक्ट इज 0। जब टाइम को हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं तो हमारा रिएक्टेंट का जो भी मोल्स है वो डिक्रीज करेगा एंड जो भी मोल्स है प्रोडक्ट का वो इंक्रीज करेगा। लेकिन इक्विलिब्रियम में दोनों बराबर हो जाएंगे। जब दोनों बराबर हो गए मतलब इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो कि जो हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है ये आपको इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अरे हाँ कि ना। तो अब देखिए ये वाला कब कंडीशन होगा, जब हमारा ये डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा। कब होगा, दिस इज द कंडीशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर एक बार तो आप इक्विलिब्रियम बोल रहे हो, दूसरा बार आप इसको डायनामिक बोल रहे हो। तो देखो एक्चुअली ये इक्विलिब्रियम में है, इनकी मूवमेंट भी है, लेकिन मूवमेंट वैसा है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन है और जो रेट ऑफ बैकवर्ड वो दोनों बराबर है। तो वो आपको मूवमेंट दिखेगा नहीं, मूवमेंट तो हो रहा है लेकिन वो आपको मूवमेंट दिखेगा नहीं। तो जब हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन देन वी से एज दिस डायनामिक इक्विलिब्रियम। गॉट इट। ओके, नेक्स्ट इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट आता है आपको ग्राफ। ग्राफ आपको समझ में आना चाहिए। देखो ग्राफ कैसे बनता है, ध्यान से देना। मान लो अगर हम ये वाला ग्राफ ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहां पर हम ले लिए टाइम
और यहाँ पर हमने ले लिया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो क्या होगा, जब हमारा टाइम यहाँ पर t बराबर, यहाँ पर जब मेरा टाइम t बराबर 0 था, उस समय हमारा रिएक्टेंट क्या था, मैक्सिमम, क्योंकि टाइम t बराबर 0 पर हमारा रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था। जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटते जाएगा। अरे हाँ कि ना, क्योंकि जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। हाँ कि ना। अब यही अगर हम दूसरा ग्राफ बनाते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि जब आपका टाइम t बराबर 0 था, उस समय रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, उस समय हमारा प्रोडक्ट भी 0 था। और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होते गया वैसे वैसे हमारा प्रोडक्ट बनते गया, मतलब ये प्रोडक्ट हमारा इस तरह बढ़ते जाएगा। आया समझ में। अब हम दोनों को कंबाइन करके एक कॉमन ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए हमने ये ड्रॉ किया, ये हमारा टाइम है और यहाँ पर हम सिर्फ लिख दिए कंसंट्रेशन, तो एक तो हमारा ग्राफ ऐसे आ रहा था और एक हमारा ग्राफ ऐसे आ रहा था। आपको पता है कि जो ग्राफ मैक्सिमम से मिनिमम हो रहा है, मतलब ये मैक्सिमम से मिनिमम आ रहा है, तो इस लाइन को हम बोलते हैं क्या, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और जो ग्राफ हमारा 0 से मैक्सिमम, मतलब 0 से इंक्रीज हो रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। और ये वाला पॉइंट जहां दोनों मैच कर गया, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर और नॉट। चल अगला हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में। सबसे जो पहला इक्विलिब्रियम है उसको हम बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, व्हाट इज केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस मीन्स जहाँ सब्सटेंस सेम हो, जहाँ सब्सटेंस सेम हो, खाली वो अपना एक से दूसरा फॉर्म में आ जाए। जैसे वैसे वाटर, बर्फ को भी हम वाटर सॉलिड बोलते हैं और पानी को क्या बोलते हैं, वाटर लिक्विड। यानी सब्सटेंस सेम है, केवल फेज अलग अलग है ना। लेकिन अगर हम दूध से दही बना दें तो दही को कभी दूध बोलोगे, कोई ऐसा बोलता है कि गिव मी द प्रोडक्ट ऑफ मिल्क, नहीं ना, सब दही बोलता है। कोई ऐसा बोलता है आइसक्रीम में कि गिव मी 1 स्कूप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मिल्क विद टेस्ट। तो जहां पर सब्सटेंस चेंज हो गया वो हो गया केमिकल प्रोसेस, और जहां सब्सटेंस सेम रहा वो क्या हो गया, फिजिकल प्रोसेस। तो पहला हम बात करते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। ये क्या होता है कि इक्विलिब्रियम equilibrium is established for physical process. Equilibrium is established for physical process. अब फिजिकल प्रोसेस हमें कहाँ कहाँ दिखता है, दो जगह दिखता है।
सबसे पहला क्या होता है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन, सॉलिड से लिक्विड वाटर का। पहला हमें दिखता है किसमें, फेज ट्रांसफॉर्मेशन। और दूसरा कहाँ दिखता है, एलोट्रॉपिक चेंज, जैसे ग्रेफाइट से डायमंड बनना। दूसरा हमें कहाँ दिखता है, एलोट्रॉपिक चेंज में। आया समझ में? कुछ अगर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया H2O सॉलिड, इक्विलिब्रियम का साइन देना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हो तो मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन। ये हम बना दिए H2 लिक्विड। आप क्या देख रहे हो कि दोनों में वाटर, सब्सटेंस सेम है, केवल डिफरेंस कहाँ है, फेज में। सॉरी, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। दूसरा उल्टा ले लेते हैं हम, H2O लिक्विड वो अगर हम कन्वर्ट कर दिए H2O गैस या वेपर में, आप क्या देखो, सब्सटेंस सेम है, केवल चेंज कहाँ है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन में। अरे हाँ कि ना? तो ये क्या हो गया, फिजिकल इक्विलिब्रियम। एक आता है एलोट्रॉप में, कार्बन डायमंड फॉर्म से अगर ये कन्वर्ट हो गया कार्बन ग्रेफाइट में, क्या सब्सटेंस सेम है कि नहीं, केवल चेंज किसमें है, एलोट्रॉप चेंज। तो क्या हो गया, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम। आया समझ में क्या होता है? चलो दूसरा हम बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। दूसरा हम बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। दूसरा हम बात करते हैं आपका व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, जहां पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट का सब्सटेंस सेम ना हो। जैसे हम बात करते हैं कि अगर हमने N2 ले लिया और साथ में अगर हम ले लेते हैं 3H2 और ये आपका बन गया 2 मोल्स ऑफ NH3, तो आप क्या देख रहे हो कि आपका रिएक्टेंट भी अलग है। रिएक्टेंट में क्या है, N2 गैस है, H2 गैस है, और आपका प्रोडक्ट भी अलग है, अमोनिया। इसे क्या बोलेंगे हम, दे आर इन केमिकल इक्विलिब्रियम। एक और ले लो, जैसे मान लो हमने ले लिया H2 प्लस ऑफ I2 और ये एट इक्विलिब्रियम क्या बना रहा है, 2HI। तो इसको भी क्या बोलेंगे, आप क्या देखो, रिएक्टेंट अलग है एंड प्रोडक्ट अलग है, तो क्या होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो हमने ये समझ गया कि जहाँ पर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में सब्सटेंस सेम हो उसे क्या बोलेंगे हम, फिजिकल इक्विलिब्रियम। जहाँ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में सब्सटेंस अलग अलग हो उसे क्या बोलेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। ये सब क्वेश्चन मेडिकल में आते हैं, IIT वाले को नहीं आते हैं। अगला हम बात करते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर हम इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं, अगर हम इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं तो देखिए हमने क्या बोला था, इक्विलिब्रियम के लिए पहला चीज़ है आई वांट रिवर्सिबल रिएक्शन। अरे हाँ कि ना? यानी कि आपका रिएक्शन जिस रेट से फॉरवर्ड में जा रहा है उसी रेट से बैकवर्ड में जाएगा। मतलब हमारा इक्विलिब्रियम किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, हाँ कि ना? हम एक सिंपल रिएक्शन लेके पूरा पता करेंगे कि इसको हम कैसे कैसे पहचानते हैं। अगर ये पहचानना सीख गए क्वेश्चन बनेगा। जैसे मान लो हमने अगर एक रिएक्शन ले लिया कैपिटल A प्लस कैपिटल B
इन इक्विलिब्रियम इज गोइंग टू गिव कैपिटल C प्लस ऑफ कैपिटल D। जब हमारा टाइम t बराबर 0 है उस समय अगर हम एज्यूम करते हैं कि जो मेरा कैपिटल A रिएक्टेंट है इसका मोल छोटू a है और जो मेरा कैपिटल B है इसका मोल छोटू b है, उस समय हमारा प्रोडक्ट दोनों के दोनों 0 0 हैं। तो डेफिनेटली हमारा क्या होगा, जब प्रोडक्ट तो हमारा रिएक्शन तो इस डायरेक्शन में जाएगा। क्यों? क्योंकि t बराबर 0 में हमारा रिएक्टेंट मैक्सिमम है, प्रोडक्ट मिनिमम है। अरे हाँ कि ना? यानी रिएक्शन का टेंडेंसी होगा टाइम बढ़ने पर आगे जाने का, मतलब इस रिएक्शन का हम डायरेक्शन बोल सकते हैं फॉरवर्ड। आया समझ में? अब देखो यही रिएक्शन का हम दूसरा केस ले रहे हैं। मान लो कि जब हमारा टाइम t बराबर 0 उस समय जो हमारा कैपिटल C है उसका मोल स्मॉल c है, कैपिटल D का मोल स्मॉल d है और हमारा कैपिटल A का मोल 0 है, कैपिटल B का मोल 0 है। ठीक है, तो अब क्या देख रहे हो कि जब हमारा टाइम बढ़ेगा तो डेफिनेटली प्रोडक्ट तो मैक्सिमम है, रिएक्टेंट 0 है, मतलब रिएक्शन विल मूव टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? बैकवर्ड। आया समझ में? तो हम क्या बोल सकते हैं आप लोगों कि इक्विलिब्रियम बेटा किसी भी डायरेक्शन में एस्टेब्लिश हो सकता है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। केवल आपको उसको एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, केवल आपको ये देखना पड़ेगा कि किसका मोल्स ज़्यादा है, किसका मोल्स कम है। कि रिएक्शन हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करेगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स टू मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स। जैसे अगर हम पहला रिएक्शन की बात करें तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम इसकी बात करें तो इस केस में हमारा रिएक्टेंट का मोल AB है जो मैक्सिमम है और जो हमारा मोल ऑफ प्रोडक्ट है वो 0 0 मिनिमम है। मतलब रिएक्शन विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब फॉरवर्ड जा रहा है। अगर हम यही दूसरे रिएक्शन की बात करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट CD मैक्सिमम है और रिएक्टेंट 0 है, यानी कहाँ से मूव करेगा? मैक्सिमम टू मिनिमम, मतलब प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। तो कहाँ जा रहा है ये जा रहा है बैकवर्ड में। पहला हमारा ये रहा कैरेक्टरिस्टिक्स। आया समझ में? चलो हम बात करते हैं दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स में कि जब इक्विलिब्रियम होगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और ये एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। अगर हम तीसरा बात करें तो क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। जो इक्विलिब्रियम है वो क्या है? डायनामिक इन नेचर है, मतलब ये आपको लेफ्ट से राइट मूव करता, राइट से लेफ्ट मूव करता, लेकिन इतना मूवमेंट स्लो है और दोनों डायरेक्शन में इक्वल है कि आपको चेंजेस नहीं दिखता, लेकिन एक्चुअल में चेंज होता है। क्लियर है? क्योंकि रिएक्शन क्या लेते हो? रिवर्सिबल, जितना फॉरवर्ड उतना बैकवर्ड। नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करें तो हम क्या बोलेंगे कि देयर इज no change, there is no change in any of the measurable property. There is no change in any of the measurable property. इसमें कोई चेंज नहीं है किसी भी मेजरेबल प्रॉपर्टी, दैट इज प्रेशर में भी कोई चेंज नहीं होता है इक्विलिब्रियम का, वॉल्यूम में चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि रिएक्शन आपका क्लोज कंटेनर में होता है। आया याद? कंसंट्रेशन भी चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि जितना रिएक्टेंट घटा उतना ही प्रोडक्ट बनता है, तो ओवरऑल सेम हो गया ना। टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं होता, मोल्स में भी कोई चेंज नहीं होता, मास में भी कोई चेंज नहीं होता और कलर में भी कोई चेंज नहीं होता।
कब? कब? जब इक्विलिब्रियम अचीव्ड हो गया। क्या बोलेंगे? आफ्टर इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम तो क्या लिखेंगे कि एट इक्विलिब्रियम there is no effect of catalyst. There is no effect on catalyst. No effect of catalyst. इक्विलिब्रियम में कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई भी इफेक्ट नहीं होता। और लास्ट एक थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी आपको सिखाए थे कि एट इक्विलिब्रियम, जब भी इक्विलिब्रियम आएगा उस केस में हमारा डेल जी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। जब भी इक्विलिब्रियम आएगा उस समय हमारा डेल जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो ये हमारा कुछ प्रॉपर्टीज किसका हो गया? इक्विलिब्रियम का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो गया। अगला हम बात करते हैं व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ What is law of mass action? लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे तो पहला ये बताना है कि ये कौन साइंटिस्ट दिया था, नाम पूछता है। दिस वॉज गिवन बाय गुल्डबर्ग, GULDBERG। दिस वॉज गिवन बाय गुल्डबर्ग एंड वॉजे। कौन कौन दिया था ये? गुल्डबर्ग एंड वॉजे। क्या होता है पहले ध्यान से समझो। मान लो हमने कोई भी एक रिएक्शन ले लिया कि A + B इज गिविंग C + D। आपको पता है कि ये वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और ये वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। अब देखिए, according to law of mass action, according to law of mass action, क्या होता है? जो RF होता है it is directly proportional to active mass of reactant। means rate of forward reaction is directly proportional to active mass of reactant। बहुत ध्यान से सुनना, इस पर क्वेश्चंस आते हैं। और जो रेट ऑफ बैकवर्ड है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट। आया समझ में? अब देखो, आपने पहले पढ़ा था कि अगर हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो हम क्या लिखेंगे? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। हम देख रहे हैं कि हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, और जो रेट ऑफ बैकवर्ड है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट। अब हम एक एक का वैल्यू लिखते हैं। अगर हम बात करते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास किसका? रिएक्टेंट का। हम ये वाले रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेरा A + B क्या? रिएक्टेंट है। तो एक्टिव मास को हम ऐसे लिखते हैं, देखो A ब्रैकेट में एंड B ब्रैकेट में। आया समझ में? आपको पता है कि जब प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो कुछ ना कुछ हम कांस्टेंट देंगे। तो हम क्या लिखेंगे इसको? RF इज इक्वल टू KF इंटू
एक्टिव मास ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी। इसको हम मानते हैं इक्वेशन नंबर छोटू ए। अगर हम बात करते हैं कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ सी एक्टिव मास ऑफ डी। तो रेट ऑफ जो बैकवर्ड है ये क्या हो जाएगा, के बी एक्टिव मास ऑफ सी एंड एक्टिव मास ऑफ डी। इसको हम मान दिए रिएक्शन नंबर बी। अब मुझे पता है कि जब इक्विलिब्रियम है तो क्या लिखते हैं, आर एफ इज इक्वल टू आर बी। अब हम इसमें ए एंड हम इसमें बी का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, के एफ ए बी इज इक्वल टू के बी सी एंड डी, यही आएगा। हम क्या करेंगे कि रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड बाई रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड बराबर क्या हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ सी एक्टिव मास ऑफ डी डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी। आया समझ में। अब देखो यही जो आपका रेशियो आया के एफ बाई के बी, इसी को हम क्या बोलते हैं, के इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आया कि नहीं समझ में। ये जो आप लिख रहे हो के एफ बाई के बी, इसी को हम क्या बोलते हैं, के इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अब मेरा ये वाला इक्वेशन क्या बनेगा, अब ये बन जाएगा कि के इक्विलिब्रियम विच इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विच इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। आया। तो पहले तो आपको ये लिखने आना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं जो कुछ क्वेश्चंस आपके एम्स में आते हैं और जेई मेंस में आते हैं। एक ही क्वेश्चन पूछता है कि के इक्विलिब्रियम कब चेंज करेगा। अब देखो के इक्विलिब्रियम को ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ है कि भैया आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, केवल एक ही आदमी है जो आपको डिस्टर्ब करेगा, वो क्या, टेम्परेचर। मतलब के इक्विलिब्रियम जब भी चेंज होगा, कब, जब आप टेम्परेचर से छेड़खानी करेंगे तभी के इक्विलिब्रियम का वैल्यू क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। एल्स मुश्किल है इसको डिस्टर्ब करना। आया समझ में। चलो अब मैं आपको अगर कुछ रिएक्शन दे रहा हूं तो क्या उसका आप के इक्विलिब्रियम लिख सकते हो। जैसे हम कुछ आपको रिएक्शंस दे रहे हैं, अगर हम यहां पर एक रिएक्शन दे रहे हैं 2A प्लस ऑफ B इज गिविंग C प्लस D। अब जो नए बच्चे हैं जो स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं वो इसको ऐसे भी लिखेंगे, जैसे बहुत लोग 4 लिखेगा, बहुत लोग 2 × 2 भी लिखता है। हम क्या करेंगे, 2A को लिख देंगे A प्लस A, बात बराबर है। और साथ में यहां लिख दिए B, रिवर्सिबल का साइन दे दिए, ये कर दिए C प्लस D। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे कि हम बार बार इतना लंबा प्रोसेस डिराइव नहीं करेंगे। हम लिखेंगे के इक्विलिब्रियम क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब a इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये हमारा हो गया के इक्विलिब्रियम जो आपको रिएक्शंस ऊपर दिया हुआ है। आया समझ में। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक और हम एग्जांपल ले रहे हैं, 3A प्लस ऑफ 2B इक्विलिब्रियम में दे रहा है C प्लस ऑफ 4D। व्हाट इज के इक्विलिब्रियम, क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ C D रेज टू पावर 4। अभी हम सिखाए थे ना, यहाँ था ना 2A
तो यहाँ क्या आया था 2 का पावर, जो कोफिशिएंट है वो चला जाएगा पावर में, डिवाइडेड बाई फिर क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर 3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर 2। चलो एक और लेते हैं एग्जाम्पल, हम ले लिए N2 प्लस 3H2, इक्विलिब्रियम इज गिविंग 2NH3, तो क्या होगा के इक्विलिब्रियम बराबर क्या हो जाएगा NH3 का होल 2 डिवाइडेड बाई N2 इंटू H2 का होल 3। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि जो जो हमारा स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो चला जाता है कहाँ पावर में। लेकिन इसमें एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हम बात करते हैं आपको रिएक्शन बैलेंस्ड फॉर्म में ही लिखना है, ठीक है। तो द वेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन इज दैट फॉर द रिएक्शन टू बी इक्विलिब्रियम एंड टू